हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपना लेक्चर चल रहा है आप उसे पहले आराम से समझें, देखें और उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाएं। उससे क्या होगा कि आपको बेटर समझ में आएगा, और बेटर समझ में आएगा तो जो है वो चीज़ आपको पर्टिकुलर लंबे समय तक स्थिर रहेगी। तो पहले आप वीडियो को आराम से देखें, पूरा समझें, उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। क्योंकि अभी ये डेरिवेशन पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री है, तो यहाँ समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट्स बन जाएंगे, वीडियो कहीं जाएगा नहीं, तो पहले आप उसको आराम से समझ लें और उसके बाद में जो है वो अपने नोट्स बना लें, क्योंकि पहला पर्पज़ अपना समझने का ही होता है, ठीक है। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अपने पीछे जो लेक्चर था उसके अंदर द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब के बारे में पढ़ा, वाष्प दाब में अवनमन के बारे में पढ़ा, किस तरीके से वाष्प दाब में अवनमन होता है। तो और किसी भी विलयन के वाष्प दाब और उसकी सांद्रता के बीच में संबंध किसने दिया था? वो दिया था राउल्ट ने। उसने उसको संबंधित किया था। अब वो संबंधित किस प्रकार किया, उसके लिए उसने क्या क्या प्रयोग दिए, किस प्रकार उसने विलय को चुना कि मेरा वाष्पशील है, उसका क्या रिजल्ट आया, उन चीज़ों के बारे में उसने समझाया। तो उसी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो है वो आज का अपना जो हिस्सा है, वो टॉपिक है, वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम और इसकी कंडीशंस है राउल्ट के नियम की। यहाँ जो है मैं फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात करूँगा। ए, वो है वाष्पशील विलय युक्त, वाष्पशील विलय युक्त विलयन का, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब यहां ध्यान रखना, इसने क्या दिया है? वाष्पशील विलय युक्त विलयन, इसके लिए राउल्ट का नियम। तो जिसने पिछला लेक्चर देखा है उसको अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहां मैंने सारी चीज़ समझा दी थी किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो है वो वाष्पशील विलय युक्त, इसका ये फर्स्ट हिस्सा है। तो वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए जो है वो राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट उसके लिए क्या कहता है कि मेरा जो विलायक है वो भी वाष्पशील अवस्था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उसने एक फिक्स कर दी एक चीज़, विलायक, कि उसका विलायक जो है वो क्या है? सदैव वाष्पशील अवस्था में है। फिर उसने विलय को चेंज किया कि वो वाष्पशील है या अवाष्पशील है। उसने फिर दो कैटेगरियाँ बनाई। तो इसमें पहली कैटेगरी आती है कि उसका विलय भी क्या है? वाष्पशील है, और विलायक तो वाष्पशील है ही। तो दोनों जो है कंपोनेंट्स क्या है? वाष्पशील है। तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो इन दोनों के वाष्प दाब की योग के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, ए भी वाष्पशील, बी भी वाष्पशील, तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो इन दोनों के इक्वल होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसके लिए राउल्ट ने जो है वो क्या नियम दिया? तो उसके लिए राउल्ट का नियम जो है वो क्या है? उसने राउल्ट ने कहा कि किसी भी निश्चित ताप पर जब एक वाष्पशील यौगिक, एक वाष्पशील विलय पदार्थ को वाष्पशील विलायक में मिलाया जाता है, तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब है, विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो उस वाष्पशील विलय युक्त अवयव के मोल भिन्न एवं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। कथन दोबारा सुन लेना। इसने दिया कि किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त, ताप क्या कर रखा है उसने? फिक्स कर रहा है। किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उस विलय के मोल अंश व शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो नियम दिया गया वो दिया गया वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए नियम। किसने दिया? राउल्ट ने दिया। फिर इसने जो इसको प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से, डेरिवेशन के द्वारा इसने इसको समझाया, ठीक है। तो ये कथन किस तरीके से है? तो यहाँ जो है अपन सबसे पहले कथन लिखेंगे, उसके बाद में उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो जहाँ समझने का काम है पहले वहाँ समझेंगे, उसके बाद में लिखेंगे। तो अपने को पहले हेडिंग तो अपने को डालनी है, आप पहले हेडिंग डालिए वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और इसमें अपने को पहला पॉइंट, पहला कथन लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट,
हेडिंग डाली होगी, तो इसमें लिखो राउल्ट के अनुसार और इनवाइटेड कॉमा शुरू करना है। किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील विलययुक्त किसी वाष्पशील विलययुक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न या मोलंश या मोल प्रभाज, घटक के मोल भिन्न एवं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये अपना जो है राउल्ट का कथन है। कंडीशंस ने क्या की, किसी निश्चित ताप पर, ताप उसने क्या किया है, निश्चित किया है, किसी निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब, प्रत्येक घटक का आंशिक दाब से मतलब प्रत्येक घटक का अर्थ है कि विलय और विलाय, क्योंकि विलय भी वाष्पशील है और विलायक भी क्या है, वाष्पशील है। तो प्रत्येक घटक का आंशिक दाब यानी विलय का आंशिक दाब और विलायक का आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये राउल्ट का नियम कहलाता है, किसके लिए, वाष्पशील युक्त विलयन के लिए। अब ये जो कथन है, अब यहां आपने ये पॉइंट लिखने के बाद में पहले इसको समझे, उसके बाद में लिखना है। ये अपने पास जो कथन हो गया, इसको इसने जो मैथमेटिकली रूप से किस प्रकार से समझाया, उसलिए वह इसने माना, लिखना नहीं है अभी, माना कि किसी विलयन में अब विलयन में विलय का मोल भिन्न बराबर, मान लिया x से, विलायक का मोल भिन्न XB। ठीक है, माना कि किसी विलयन में विलय का मोल भिन्न XA और विलायक का मोल भिन्न XB, तथा इस कथन को मैं रब कर रहा हूं, समझना, उसके बाद में लिखना है ये। तथा विलय का आंशिक दाब PA और विलायक का आंशिक दाब PB। विलय का आंशिक दाब PA है और विलायक का आंशिक दाब जो है वो क्या है, PB। अब मैंने ये विलय और विलायक ना लेकर ये मैंने माना है कि विलय जो है वो A है और विलायक B है। जरूरी नहीं, आप यहाँ कर सकते हो अवयव A का मोल भिन्न, अवयव
बी का मोल भिन्न, ये भी आप कर सकते हो। अवयव ए का आंशिक दाब और अवयव बी का आंशिक दाब। क्लियर है कि माना कि किसी भी विलयन के अंदर दो अवयव ए व बी उपस्थित है, ये दिया हुआ है। माना कि किसी भी विलयन में अवयव, इसे आप यूँ कर सकते हो, माना कि किसी विलयन में अवयव वाष्पशील अवयव, वाष्पशील अवयव ए व बी हो तो इसे आप यूं भी कर सकते हो, अवयव ए का मोल भिन्न, आप विलायक ना मानकर इसे क्या कर सकते हो, अवयव बी का मोल भिन्न। इसे आप कर सकते हो अवयव ए का आंशिक दाब, इसे कर सकते हो आप अवयव ए का और ये बी का आंशिक दाब, इस तरीके से भी कर सकते हो। इस तरीके से ना करो तो आप इसे विलय मान लो, इसको क्या मान लो, विलायक। जैसे अपने मोलरता के अंदर पढ़ा कि अमूमन सामान्यतः ये माना जाता है कि ए विलय है और बी क्या है, विलायक है। मैंने यहाँ अवयव भी ले सकते हो कि अवयव का अर्थ यहाँ हो गया कि आप ए को कुछ भी मान सकते हो, अवयव बी का अर्थ है कि आप बी को भी कुछ मान सकते हो। बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ। अब अपने को जब डेरिवेशन करना हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये हो गया अवयव ए का आंशिक दाब, अवयव बी का आंशिक दाब। इसके मोल भिन्नों का मान ये हो ही गया। क्लियर। अतः अब विलयन का कुल दाब P बराबर वो होगा PA प्लस PB, अवयव ए का आंशिक दाब प्लस अवयव बी का आंशिक दाब। ये मान ली मेरे पास समीकरण नंबर जो है वो क्या है, 1 है। यहां तक बात समझ में आई। कथन क्या है अपना, इसको ध्यान से सुनना। कथन के लिए कि एक विलयन है, उस विलयन के अंदर वाष्पशील अवयव ए और बी उपस्थित है। अब जो मैंने ऊपर कथन लिखा था वो चीज़ ही नीचे लिखी है मैंने, वाष्पशील अवयव ए और बी उपस्थित हैं। उसमें जो अवयव ए है उसकी मोल भिन्न क्या है, मोल भिन्न को x से दर्शाते हैं, तो उसकी मोल भिन्न हो गई x से। अवयव बी, उसकी मोल भिन्न या उसका मोल अंश क्या है, xb। अवयव ए का आंशिक दाब क्या होगा, Pa, और अवयव बी का आंशिक दाब क्या होगा, Pb। और किसी भी विलयन का कुल वाष्प दाब होता है वो होता है Pa प्लस Pb। क्लियर है, या तो हो गया। अब राउल्ट के नियम के अनुसार बात करें, पहले समझना उसके बाद लिखना। राउल्ट के नियमानुसार किसी अवयव ए, किसी वाष्पशील अवयव ए का आंशिक दाब बराबर, आंशिक दाब, ये किसके आंशिक दाब वो क्या है, Pa। ये क्या है, समानुपाती है x a के। किसी वाष्पशील अवयव ए का आंशिक दाब जो है वो उसके मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब आप समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो Pa बराबर हो गया P0A x a। ये हो गई मेरी समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार, ये यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार किसी वाष्पशील अवयव बी का आंशिक दाब Pb, ये समानुपाती है XB के। समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो Pb बराबर हो गया
पी नॉट बी एक्स बी। ये हो गई मेरे पास समीकरण नंबर 3। अतः अब देखो आपको P A की वैल्यू मिल गई, P B की वैल्यू मिल गई, अवयव A और अवयव B का आंशिक दाब मिल गया। आप समीकरण 2 और 3 के मान को कहाँ रख दो? समीकरण नंबर 1 में। P A की जगह P A का मान रख दो और P B की जगह P B का मान। तो P B का मान यहाँ रख दो और P A का मान यहाँ रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? विलयन का कुल दाब। तो यहाँ हो जाएगा, अतः विलयन का इससे पहले लिखो समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में जब रखा जाएगा तो अपने पास स्थिति क्या होगी? तो इस वैल्यू को उठा के रखोगे तो समीकरण हो जाएगी P बराबर P कुल बराबर P A का मान कितना आया? P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। तो समीकरण 2 का मान रख दिया, समीकरण 3 का मान रख दिया, तो स्थिति हो गई P नॉट A एक्स ए P नॉट B एक्स बी। अब यहाँ एक चीज़ मुझे ज्ञात है कि किसी भी जो विलयन है उस विलयन के अंदर आपने जितने भी विलय पदार्थों को मिलाया है विलायक के अंदर, उन सब के लिए मोल भिन्न या मोल प्रभाज्य का मान कितना होता है? सदैव 1 होता है। क्योंकि मुझे एक चीज़ ज्ञात है कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसी भी विलयन के लिए जो उसका मोल भिन्न है, मोल प्रभाज्य या मोल अंश का मान है, वो सदैव क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ से अगर मैं एक्स ए इसके बारे में ज्ञात करना चाहूँ तो एक्स ए बराबर क्या हो सकता है? 1। इस एक्स बी को उठाकर इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ये समीकरण नंबर मेरे पास हो गई 4, ये समीकरण नंबर हो गई मेरे पास 5। समीकरण 5 का मान, अब इस समीकरण 5 का मान है यानी एक्स ए का मान जो है आप एक्स ए की जगह रख दो, तो समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। पहले क्या काम किया आपने? समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखा, P A और P B का मान, तो स्थिति अपने पास ही आ गई, समीकरण नंबर 4 आ गई। अब यहाँ मुझे ये ज्ञात है एक्स ए और एक्स बी एक विलय है और एक विलायक है, तो जब भी आप विलयन बनाओगे तो उस विलयन के लिए उसके मोल अंश, मोल प्रभाज्य, इनका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। मैंने मोल बिल में ये चीज़ समझाई थी ये, ठीक है। आप कितना ही मिलाओ उस विलयन के लिए हमेशा सदैव मोल अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा? 1 होगा। अब मुझे एक्स ए ज्ञात करना है तो एक्स ए को मैं यहाँ रखूँगा, तो एक्स बी को उठाकर आप इधर लेके जाओगे तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स बी, प्लस है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स बी। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 5 का मान यानी एक्स ए का मान आप कहाँ रखोगे? समीकरण नंबर 4 में। कहाँ? जहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स ए दिया हुआ है, तो एक्स ए की जगह क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। तो ये हो गया अपने पास पी कुल बराबर P कुल बराबर है P नॉट A। अब देखो एक्स ए की जगह क्या लिखना है? 1 माइनस एक्स बी, तो 1 माइनस एक्स बी आगे प्लस और फिर ये ऐसे कि ऐसे P नॉट बी एक्स बी। अब इस ब्रैकेट को खोलो, इस ब्रैकेट को खोलना है, तो ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा? P कुल बराबर P नॉट A को 1 से गुना करोगे तो ये हो गया P नॉट A, ये प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस P नॉट A एक्स बी, फिर आगे यथावत ऐसे ऐसे P नॉट B एक्स बी, ठीक है। अब इसे और सोल्व किया जाए, थोड़ा और व्यवस्थित किया जाए कि प्लस प्लस की संख्या को पहले लिख लिया जाए, माइनस की बाद में लिख लूँ। यानी इस चीज़ को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि P नॉट A ये प्लस में है,
ये राशि भी प्लस में, तो उसको मैंने पहले ले लिया पी नॉट बी एक्स बी, और बाद में ये माइनस की लिख ली, माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब इसे आप सोल्व कर सकते हो, और सोल्व करना चाहो तो पी नॉट ए प्लस इसमें एक्स बी है, इसमें एक्स बी है, तो एक्स बी को बाहर निकाल लो कॉमन, तो एक्स बी ब्रैकेट। तो जब आपने एक्स बी को बाहर निकाला तो यहाँ क्या बच गया, पी नॉट बी माइनस यहाँ बच गया पी नॉट ए। ये हो गया मेरा पी कुल। और ये जो समीकरण है वो मेरे किसी भी विलयन के वाष्प दाब और उससे संबंधित जो मोल भिन्न है, मेरा मोल प्रभाज्य का मान है, उसको निरूपित करती है, उसको समझाती है। क्लियर है। अब यहाँ जो है इसके द्वारा, इस समीकरण के द्वारा, ये मेरे पास समीकरण नंबर हो गई 6। इस समीकरण 6 के द्वारा जो है वो राउल्ट ने इसका ग्राफीय निरूपण दिया, इसको ग्राफीय निरूपण के द्वारा इसको समझाया, और उसके लिए फिर उसने जो है वो कुछ निष्कर्ष दिए। अब वो ग्राफीय निरूपण जो है वो किस किस के बीच में था कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब है वो उसके बीच में संबंध, और दूसरी जो उसकी मोल भिन्न है उसके बीच में संबंध, क्योंकि यहाँ पे वाष्प दाब है अपने पास पी, और ये एक्स ए एक्स बी जो भी अपने पास थी वो क्या थी, मोल भिन्न। तो राउल्ट ने मोल भिन्न और वाष्प दाब के बीच में जो है वो ग्राफीय निरूपण दिया, और उसके द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को समझाया। अब वो ग्राफ जो मिलता है उसके द्वारा कुछ थ्योरेटिकल कथन बाहर निकलते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स बाहर निकलते हैं, वो चीज़ उस ग्राफ के द्वारा समझेंगे। क्लियर है। तो यहाँ ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट होता है किसी भी वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम का, ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट है। अब डेरिवेशन में जो ग्राफ बन रहा है बेटा वो ध्यान रखना, ग्राफ किसके द्वारा बन रहा है, ग्राफ इसकी सहायता से बन रहा है। ये अपने पास जो लास्ट इक्वेशन आई इसके द्वारा जो है वो ग्राफ बनाएंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पी नॉट ए क्या है और पी नॉट बी क्या है। इस जगह जहाँ, इसे आप लिख सकते हो जहाँ, नीचे लिखना ये, ठीक है, जहां पी नोट ए बराबर अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, जहां पी नोट ए बराबर है अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, पी नॉट बी क्या है, अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। एक्स बी क्या है, अब एक्स बी मैंने पीछे बता ही दिया था आपको, एक्स बी क्या है, अवयव बी का मोल भिन्न। मोल भिन्न कह सकते हो एग्जाम में, मोल अंश दिया हुआ हो सकता है या मोल प्रभाज दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ अपने पास संबंधित कथन है कि पी नॉट ए क्या है, पी नॉट बी क्या है और एक्स बी क्या है। क्लियर है। अब यहाँ इसके ग्राफीय निरूपण की बात की जाए तो इसके लिए ग्राफ जो है राउल्ट द्वारा किस प्रकार से दिया गया, इसे आप नोट कर लें। इस इक्वेशन के नीचे कर सकते हो जहां करके ये चीजें, कर लिया होगा। इसके नीचे लिखो, इसे ग्राफीय निरूपण के द्वारा, इसे ग्राफीय निरूपण के द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे ग्राफीय निरूपण के द्वारा निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्लियर पॉइंट। अब इसके लिए ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ के लिए मेरे पास जो है दोनों अवयवों के लिए ये कुछ स्थिति इस तरीके से है। यहां
इस स्थिति पे मैं क्या ले रहा हूं, वाष्प दाब। थोड़ा ग्राफ को ध्यान से समझना, उसके बाद बनाना। यहाँ पे क्या है, वाष्प दाब है, यहाँ इस जगह ऊपर की ओर। इधर जो है वो है मोल बिन या मोलंस, मोल बिन, ये मोल बिन है। मान लिया प्रारंभ के अंदर XA, मान लिया प्रारंभ के अंदर XA, इसके लिए स्थिति ये है। तो XA और XB दो अवयव थे, तो प्रारंभ में इनकी स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक है, कि जब मोल का मान बढ़ता है तो वाष्प दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा, या मोल के मान में कमी होती है तो वाष्प दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा, वो रिलेशन है। तो वाष्प दाब मोल बिन के क्या है, समानुपाती है। यानी जैसे जैसे जो है वो मोल बिन, किसी भी विलय की जो मोल बिन है वो कम होती जाएगी, वैसे वैसे वाष्प दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी वो ऊपर की ओर वाष्प में बनेगी, मैंने प्रैक्टिकल में शुरू समझाया था। फिर वो वापस उसमें जब प्रक्रिया होती है संघनन की, तो वो वापस नीचे सतह की ओर क्या लगाती है, दाब लगाती है। तो उसमें जो है वो बैलेंस चलता है कि कितने अणु जो है वाष्पीकृत हुए, तो वो कुल मिला के कितने अणु वहाँ पे दाब लगा रहे हैं, विलयन की सतह के ऊपर कितने अणु दाब लगा रहे हैं, वो संबंध। तो मान लिया यहाँ पे शुरू में XA के मोलांक संख्या जो है वो 1 है, यहाँ पे मैंने वो मान ली 0 है। तो अगर आपने XA को ये मानना है अवयव A को, तो B का यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे XB बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा पर मोल के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे जैसे मोल बिन या मोलंस की बात की जाए, तो मेरी जो वो आखिरी में समीकरण आई थी, आखिरी में जो इक्वेशन थी, उस इक्वेशन से देखें, नोटबुक में आप नोट कर लिया होगा इक्वेशन क्या थी। उस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो उस इक्वेशन से ये दिया हुआ है कि P कुल बराबर P नॉट A प्लस XB, P नॉट B माइनस P नॉट A, ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन समीकरण आई थी अपने पास, ये वाली, जिसमें क्या दिया हुआ कि P नॉट B, यानी इसका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है वो इसके वाष्प दाब की तुलना में क्या है, ज़्यादा है, यही है कथन। तो इस समीकरण से जब ग्राफ बनती है वो बनती है कि यहाँ इस अवस्था में जब XB बराबर 0 और यहाँ X बराबर है पर मोल, 1 मोल, तो एक ग्राफीय निरूपण तो है मेरा ये, इसके लिए जो ग्राफीय निरूपण प्राप्त हुआ वो एक तो ये, और दूसरा ग्राफीय निरूपण मिला मुझे, वो मिला ये राउल्ट को। और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इस बिंदु से इस बिंदु तक, शीर्षतम बिंदु और ये निम्नतम बिंदु हो गया, ये बताता है P कुल को। तो P कुल बराबर वो है PA प्लस PB। ये जो रेखा है वो दर्शाती है किसके लिए, XB के लिए, 0 से 1 मोल, ठीक है, 0 से 1 मोल, ये है PB के लिए। तो इसके लिए क्या हो गया, PB बराबर हो गया P नॉट B XB। और ये जो ग्राफीय निरूपण है ये वाला, ये किसके लिए हो गया, PA के लिए। तो PA बराबर हो गया P नॉट A X और A। यहाँ ये है P नॉट A के लिए और ये है P नॉट B के लिए, ये इनके वाष्प दाब का मान। तो ये जो ग्राफीय निरूपण जो है वो रिजल्ट जो है इस समीकरण के द्वारा राउल्ट ने दिया और उसको समझाया कि किसी भी जो अवयव है, जो आपने अवयव लिए हैं A और B, आपने जो भी माना है, उसमें अवयव B का जो वाष्प दाब का मान है वो अवयव A के वाष्प दाब की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन दोनों के वाष्प दाब का जो योग है वो किसको दर्शाएगा, विलयन के कुल वाष्प दाब को दर्शाता है। दो निष्कर्ष यहाँ भी निकले। पहला निष्कर्ष तो क्या कि जो आपका अवयव B है उस अवयव B का वाष्प दाब जो है वो अधिकतम होगा। देखो बिंदु यहाँ, ये इसका, ये यहाँ है, तो अवयव B का वाष्प दाब अधिकतम, अवयव A का वाष्प दाब अपेक्षाकृत कम। अवयव A और B इनके वाष्प दाब का योग वो विलयन का कुल वाष्प दाब, इसके द्वारा निरूपित किया जाता है।
ये जो है वो ग्राफीय निरूपण है इस इक्वेशन का, इस समीकरण का। अब इस ग्राफ का आगे बहुत बड़ा महत्व है। जब आप पढ़ोगे इसमें आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, वहाँ पे ये ग्राफ काम में आएगा, तो वहाँ पे ये ग्राफ मैं ऐसे कैसे काम में लूँगा। फिर जब वहाँ पढ़ोगे आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, धनात्मक और ऋणात्मक जब विचलन पढ़ा जाएगा तो धनात्मक और ऋणात्मक विचलन कहाँ से पढ़ा जाएगा, राउल्ट के नियम से। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो अनादर्श विलयन कहलाता है। जब वो हिस्सा चलेगा तो उस हिस्से में ये ग्राफ काम में आएगी। ये जो है वो राउल्ट की ग्राफ है। अब इस ग्राफ के द्वारा वो आदर्श और अनादर्श विलयन को समझाएगा, तो वहाँ ये ग्राफ बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो आपको ये हिस्सा जो है वो कंपलसरी है, इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, इसको याद रखना है। ये आने वाले आगे टॉपिक के अंदर, हर टॉपिक के अंदर ये काम में आएगी। क्लियर है बात में। तो ये अपना जो है वो किसी भी वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए उसका ग्राफीय निरूपण। ठीक है। इसका नेक्स्ट अगला जो हिस्सा है अपना वो होगा, राउल्ट ने ही दिया, वो सेकंड दूसरा पार्ट है उसका, पार्ट बी, सेक्शन बी। उसमें क्या होगा, अवाष्पशील विलय काम में लिया जाएगा। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब और उसके लिए राउल्ट का नियम। तो उसे अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।